और बच्चों क्या हालचाल। आज हम ले आए हैं एक नया वीडियो, एक नया चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ये आपके 11 सीबीएसई की बुक का लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और इसका ये पहला वीडियो है हमारा, और हम यहां से कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 7 या 6 या 7 वीडियोस में विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर अप। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिकॉज ये आपको प्लानिटरी मोशन, प्लैनेट्स के मोशन, उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सैटेलाइट्स कैसे वर्क करते हैं, उसके साथ में लॉन्चिंग सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, इवन जो नेचुरल सैटेलाइट्स है जैसे मून हो गया, तो मून अर्थ के अराउंड कैसे रोटेट करता है, सन के अराउंड अर्थ कैसे रोटेट करता है, स्पिनिंग ऑफ एक्सिस, ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, बहुत सारी चीजें को अब आपको आंसर हो जाएंगी क्योंकि आप इस चैप्टर में वो सारी चीजें सीखोगे, ठीक है। तो हम ग्रेविटेशन में आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है ये थी, ठीक है। यहाँ बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और फिर इसे यूज करके हम बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द फर्स्ट डेफिनेशन, या बेसिकली ग्रेविटेशन का जो लॉ न्यूटन ने दिया है फोर्स के बारे में, वहां से ये चैप्टर शुरू होता है और वहीं से सारी कहानी चालू होती है ग्रेविटी की, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आप लोग बहुत बार मिस कर जाते हो, कि आप जो भी लॉ पढ़ते हो उस लॉ की वैलिडिटी कब कब वो वैलिड होगा ये पढ़ना आप भूल जाते हो, ठीक है। तो आपको हम इसीलिए सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो कब कब अप्लाई किया जा सकता है और कब कब नहीं किया जा सकता, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप बहुत बार देख चुके हो, लेकिन हम फिर से सीखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम कैसे यूज कर सकते हैं टू फाइंड फोर्सेस, राइट। तो हम फोर्सेस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से सीखेंगे। आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नया होगा, लेकिन ये आगे 12th स्टैंडर्ड में बहुत बार आएगा, इसलिए आप इसे अच्छे से अभी समझ लीजिए कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलते हैं पहले न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, राइट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। हमने ये चीज पहले भी देखी है कि यार दो बॉडीज अगर हमारे पास हैं m1 m2 मास की, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में देयर वुड बी अट्रैक्शन, और उस अट्रैक्टिव फोर्स की जो वैल्यू दी है न्यूटन भाई ने, क्या दी है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो उन्होंने बोला कि यार जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, आपको इन दोनों बॉडीज के बीच का फोर्स पता चल जाएगा। m1 m2 क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज द r, राइट। रेडियस नहीं है इनका, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, राइट। और g की वैल्यू जो है, g की वैल्यू जो है वो है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इन SI सिस्टम, ठीक है। SI सिस्टम में ये वैल्यू है, CGS में अलग हो जाती है। CGS में निकालना है अगर आपको, तो आपने पहला चैप्टर सीखा है डायमेंशन एनालिसिस में, आपके लिए एक होमवर्क दिए जा रहा हूं, इसकी वैल्यू आप CGS में निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। 6.67 इसका यूनिट क्यों नहीं लिखा, बिकॉज इसका यूनिट बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो हम सीखते हैं कि यार इसका यूनिट अगर भूल जाए तो कैसे निकालें, ठीक है। हमारे पास क्या है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर स्क्वायर, और ये केजी इंटू केजी स्क्वायर। सिंपल, याद कर सकते हो कैसे करना है, न्यूटन इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ठीक है। तो अगर आप भूल भी जाओ, वैसे तो आपको याद रखना चाहिए, सबसे गलती वाली चीज यही होगी कि यार आप नहीं याद रखो, लेकिन अगर याद नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि यार इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट, और हम उसको इसी वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो वैल्यू लिख भी लेते हैं हम, ये वैल्यू कितनी आ रही है हमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ऐसा यूनिट में ये वैल्यू, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि यार ये बॉडीज अगर अट्रैक्ट कर रही हैं तो कितने फोर्स से करेंगी, हमें इस वैल्यू से पता चल जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसको अप्लाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है, राइट। हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास जो है वो 600 kg है, और दूसरे का मास जो है वो 1200 kg, ठीक है। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 1 मीटर,
तो आपको ये पूछा जा रहा है कि मुझे ये बताओ कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास में। फोर्स अगर निकालना है तो वैल्यू है जी, तो जो 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है, इंटू 600 इंटू 1200, तो 72 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, अगर हम इसको निकालते हैं, अगर हम तो हमें कितना आ जाता है 6.67 इंटू 72, राइट। तो 6.67 इंटू 72 कितना आ रहा है 480.24, तो 480.24 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन आ जा रहा है। इसको थोड़ा और कर देते हैं तो 4.8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए वैल्यू लगाने में। और सब सारे यूनिट्स आप किस में लोगे, एसआई में। मास अगर केजी में दिया है तो ठीक है, नहीं तो केजी में कन्वर्ट करो। डिस्टेंस अगर मीटर में दिया है तो ठीक है, नहीं तो मीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, सारे एसआई यूनिट में निकालेंगे, आंसर न्यूटन में आएगा। तो ये हमको पता चल गया कि यार इक्वेशन कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एक और सवाल देख लो। दो बॉडीज हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। रेडियस मतलब सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे वैलिड है तो जो फोर्स है इनके बीच में, फोर्स जो है दैट इज proportional to तो force is proportional to 1/r², force is proportional to r², force is proportional to r⁴, d force is proportional to 1/r। अब यहाँ पे फोर्स पता करना है हमें। ठीक है, अब हमें फोर्स पता करना है। पहली चीज जो बताई है, ये बताई गई कि आइडेंटिकल बॉडीज है, मतलब इसका मटेरियल सेम। ठीक है, जब मटेरियल सेम बोलता है तो जनरली लोग बोलते हैं कि अच्छा इसका मास सेम होगा, मतलब ये आंसर होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है। ये गलत है। देखो, आइडेंटिकल बॉडीज विद रेडियस आर दिया हुआ है, तो हम क्या चेक करेंगे, हम इसको चेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इन दोनों की डेंसिटी सेम। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यार, फर्स्ट बॉडी का मास निकालेंगे तो आ जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरे का निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि आपका जो फोर्स है वो आर पे डिपेंडेंट है ना, तो आप कैसे बोल, ये देखो ये दोनों इक्वल ही हैं, लेकिन क्योंकि आर पे डिपेंडेंसी पूछ रहा है तो आप आर को एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपको आर की डिपेंडेंसी बतानी पड़ने के लिए आर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। तो अगर हम यहाँ फोर्स देखते हैं तो फोर्स आ रहा है जी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा रो², 4/3 पाई आर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r²। ये स्क्वायर है, ये पावर 6 है, तो आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴। तो आ जाएगा आंसर। प्लीज, जैसे मैंने बोला ना, क्वेश्चन पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग। आप जल्दबाजी में आंसर इजी लगता है, आप मार्क कर देते हो, इसलिए नेगेटिव नंबर। अगर आइडेंटिकल बॉडी जब भी बोलेगा, आइडेंटिकल बॉडी की बात करेगा, तो आप आइडेंटिकल बॉडी में हमेशा उसकी डेंसिटी सेम कर सकते हो, क्योंकि मटेरियल सेम है। जब तक मटेरियल सेम होता है तो डेंसिटी सेम होती है। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी सेम है, तो हमने डेंसिटी के टर्म में इसकी वैल्यू निकाल दी है ना, और सब्स्टिट्यूट कर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस कर लिए हमने, ये समझ गया हमें कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक। देखो, पहली चीज ये बोलता है इट इज अ सेंट्रल फोर्स। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, अब इस सेंट्रल फोर्स का मतलब ये है कि ये हमेशा दोनों बॉडीज के सेंटर पे एक्ट करेगा। दोनों बॉडीज के सेंटर पे एक्ट करेगा। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है,
अभी अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझो कि एक सवाल देखो इस पे, ठीक है, सेंट्रल फोर्स वाले पे एक सवाल देख लो। एक स्क्वायर क्यूब है, ठीक है, और इसी के सामने उसी मास का एक रेक्टेंगुलर क्यूब, ये दोनों सरफेस पे, ठीक है, इसका मास भी m है और इसका मास भी, ठीक है। अब ये बोलता है कि यार यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है दैट इज L/2, ठीक है। इसका जो क्यूब का लेंथ है दैट इज L, ठीक है। तो क्यूब का लेंथ कितना हो गया L, और इस क्यूब का जो टोटल लेंथ है वो है 2L, और इसका ये जो लेंथ है वो है L, ठीक है। जनरली हम ग्रेविटेशन जब लगाते हैं तो बॉडी का शेप साइज मैटर नहीं करता हमारे लिए, क्योंकि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। बट यहाँ मैं एक पॉइंट फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेंट्रल फोर्स क्यों है, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हो कि फोर्स कितना है, डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस आपका आ जाएगा डिस्टेंस आपका आ जाएगा F इज इक्वल टू, अच्छा हाँ दूसरी बात ये भी नहीं पता है, हाँ F इज इक्वल टू G, इसका मास M इंटू इसका मास M, और दोनों के बीच में L/2 का स्क्वायर, सो L²/4, तो ये आंसर आना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ये आंसर इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि अभी क्या बोला, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। अगर इसके सेंटर से फोर्स निकलेगा तो इसके सेंटर तक जाएगा, फोर्स ऐसे लगेगा, तो सेंट्रल फोर्स ना दोनों बॉडी के सेंटर पे लगेगा। इस बॉडी का सेंटर तो लिया लेकिन इसका सेंटर नहीं लिया, है ना। अब ये कैसे निकालेंगे, तो हमें चाहिए भाई सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, हमें चाहिए ये, जिसमें से ये लेंथ आपको पता है L/2 है। अब ये सेंटर जो है ये L पे है, ये L/2 है, ठीक है। तो ये सेंटर जो है ये कहीं, एक्चुअली मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया है, इसको थोड़ा सा नीचे बना दिया, चलो ठीक है। तो बेसिकली ये L इक्वल है इसके, तो ये L आ जाएगा, तो अगर ये L/2 है तो बचा हुआ हो जाएगा L/2, ठीक है। तो हमें R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा हमें रूट ऑफ L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, तो R कितना आ जा रहा है हमें √2 L/√2, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का गैप का डिस्टेंस है, तो हमारा एक्चुअल फोर्स कितना आएगा, Gm² अपॉन L², ये है हमारा। इसलिए उसने क्या बोला कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशन जो है वो सेंट्रल फोर्स है, वो बॉडीज के सेंटर पे एक्ट करेगी और सेंटर को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। सेकेंड चीज, ये तो हमें समझ गई कि ये सेंट्रल फोर्स है। सेकेंड चीज क्या बोलता है ये, सेकेंड बोलता है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। अब ये बताने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकली, ये हमेशा बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगी, कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकती है, ठीक है। सो द बॉडीज विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम का मतलब ये होता है कि, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि भाई अगर मेरी बॉडी और इस डस्टर के बीच का अगर हम ग्रेविटेशन पता करते हैं, अब मुझे यहां खड़ा कर दो, ठीक है, मुझे यहां खड़ा कर दो, या मुझे वैक्यूम में खड़ा कर दो, या मुझे पानी के अंदर खड़ा कर दो, हम दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेम रहेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम बदलने से नहीं बदलता, क्लियर है। अभी अपने दिमाग में वेट की बात मत लाना, अगर लाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, वेट जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। अभी हम दो अलग अलग बॉडीज के बारे में सोच रहे हैं, राइट, दो बॉडीज हैं r डिस्टेंस पे, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो ग्रेविटेशन है, उसकी वैल्यू जो है वो Gm1m2/r² है, और ये जो फोर्स है ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है, इसको मीडियम से फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों बॉडीज को पानी में भी ले जाओगे, उतना डिस्टेंस रखोगे, उतना मास रखोगे, तो सेम ही फोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, और जो बहुत लोग अभी मैं बता रहा था कि आपको नहीं यूज करते हैं क्योंकि इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस,
ठीक है, पॉइंट मास इसके लिए। अब ये पॉइंट मास का जो कंसेप्ट है ना, ये हम न्यूटन लॉ से करते आ रहे हैं, राइट। ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास है, और मैंने बताया था पॉइंट मास क्या है। पॉइंट मास वो है जो गैप के कंपैरिजन में, जो आर है ना, उसके कंपैरिजन में अगर उसका साइज जो है वो छोटा है, गैप के कंपैरिजन में अगर साइज जो है वो छोटा है, तो आपको क्या लगेंगे, पॉइंट बॉडीज। कैसे, सोचो, अगर दो बॉल्स हैं, ठीक है, अगर दो बॉल्स का रेडियस कितना होगा यार, चलो सेंटीमीटर्स में हो जाएगा, है ना, समझो 10 सेंटीमीटर के हैं ये, 10 भी ज्यादा ही बता रहा हूँ, 5-6 सेंटीमीटर के, है ना। अब ये 5-6 सेंटीमीटर के बॉल को अगर एक को 100 मीटर डिस्टेंस पे रख दूं, तो यार इसके कंपैरिजन मुझे वो बॉल तो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखेगा, है ना। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी, राइट। तो यहां क्या पता चलता है पॉइंट मास के लिए, कि साइज is much less than the distance between the bodies, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो हम उनको क्या बोलेंगे, पॉइंट मासेस, और वहां पे आप न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली लगा सकते, ठीक है। सिग्निफिकेंट ओनली ऑन लार्ज बॉडीज, राइट, ओनली ऑन लार्ज बॉडीज। अभी हमने एक सवाल किया था, वहां पे हमको वैल्यू आई थी, यही कर लेते हैं, समझो, यहां पे मैं कर लेता हूं कि एल की वैल्यू में 1 मीटर डाल देता हूं, सॉरी, एल की वैल्यू में 1 मीटर डाल देता हूं, और चलो इन दोनों की हजार किलो की वेट डाल देता हूँ, तो m जो है वो 10⁻³ है, ठीक है। तो 10⁻³ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या होता है, देखो, फोर्स इज 2 × 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m² विच इज 10⁻6 डिवाइड बाई 1। इसको सॉल्व करके ये आ जाता है 2 7 14 1 कैरी, 2 6 12 3 1 कैरी, 13.34 इंटू 10⁻⁻11 यार हजार किलो की बॉडी अगर 1 मीटर पे रखी हुई है, तो उसका जो फोर्स आ रहा है ना, वो 10⁻⁻5 मैग्नीट्यूड का आ रहा है। 10⁻⁻5 बहुत छोटा मैग्नीट्यूड होता है, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला, हमें बड़ी बॉडी चाहिए, बहुत लार्ज, लार्ज मतलब प्लैनेट्स के साइज की, रॉकेट्स के साइज की, राइट। और रॉकेट्स भी हजारों किलो, हजार किलो के अगर होंगे तब जाके हम उसको पता कर पाएंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो छोटी बॉडीज के लिए, जैसे आपका फुटबॉल हो गया, आप खुद हो गए, आपका टेबल हो गया, इन सब के बीच में आपका अट्रैक्शन अगर आप चेक करोगे, जीरो नहीं होगा, वैल्यू तो होगी, ठीक है, जीरो नहीं होगा, वैल्यू तो होगी। और उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे कि यार वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू बिग प्लैनेटरी बॉडीज लाइक मून, सन, अर्थ, जुपिटर, सो ऑन। तो हमें बहुत बड़ी बॉडीज चाहिए हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स को सिग्निफिकेंटली लार्ज बनाने के लिए, ठीक है। आई होप यहां तक आपको ये चीज समझ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर होगी कि भाई वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए। अब जैसे जुपिटर और ये सारे के मासेस जो हैं वो 10⁻11 12 के फॉर्मेट में होंगे, उसकी वैल्यूज आपको फिर न्यूटन्स में आएगी, 1000 न्यूटन, 1600 न्यूटन ऐसे, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस करेंगे बड़े प्लैनेट्स पे, तो देखेंगे कि वहां पे जो फोर्स वैल्यूज हैं वो हमें बड़ी आएंगी। और एक चीज, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स पे क्या होता है आपका यहाँ पे कि 1 जो 2 पे फोर्स लगा रहा है, 2 भी 1 पे फोर्स लगाएगा, राइट। तो जैसे, ठीक है, ये आपका अर्थ है, और ये हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने न्यूटन थर्ड लॉ किया था, ठीक है। तो अगर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अगर ये एफ अर्थ, सॉरी एफ एप्पल ड्यू टू अर्थ है, और ये एफ अर्थ ड्यू टू एप्पल है, तो मैंने ये पूछा था कि यार ये दोनों फोर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी कि अपोज, इक्वल होंगी कि कम ज्यादा होगी। हमने डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि यार फोर्स तो इक्वल होगी ग्रेविटेशन की, जितने ताकत से ये इसको खींचेगा उतने ताकत से ये इसको खींचेगा, एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स हैं, और अपोजिट वेक्टर्स पे एक नेगेटिव साइन आ, तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, अगर मॉड आ गया तो मॉड में आप नेगेटिव को गायब कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको आएंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि यार असर्शन रीजन और ट्रू और फॉल्स वाले सवाल तो इसके लग जाएंगे, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं और समझ के याद रखने हैं, रटने नहीं, ताकि आपको जब वो कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो आप कंफ्यूज ना हो। अब इतना सीखने के बाद में अबाउट ग्रेविटेशन, देयर इज अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू सॉल्व,
और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटी क्लियर कर देगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैसे एक्ट करता है, क्यों एक्ट करता है, कितना एक्ट करता है, क्या चीजें चेंज करता है, क्या नहीं चेंज करता है, ये सारी चीजें अभी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यार ये जो दो ब्लॉक्स हैं इन दोनों के बीच में ग्रेविटी लग रही है, ये समझो F12 है और ये 21 है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है बिकॉज हमने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ लिया, तो ये तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि भाई नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होगी, F नेट इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर, है ना, टोटल फोर्स यही है। F12 वेक्टर की जगह क्या डाल सकते हैं, माइनस F21 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर, ये कट गया और ये आ गया 0। तो नेट फोर्स कितना आ रहा है हमको, 0 आ रहा है क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये पॉइंट भी हमारा सही हो गया है, हमें पता चल गया है कि F नेट जो है वो 0 है। राइट, इसके बाद में अगर आप नेक्स्ट देखते हो तो ये एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ये एक्सेलरेशन बोल रहा है कि भाई इसका एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव होगा। अब तुम जाओगे और इसको मार्क करोगे और नेगेटिव नंबर लेके चले आओगे। नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, नहीं क्यों करोगे ये डिस्कस कर। ये इक्वल नहीं है, ये वाला तो हम इसमें मार्क नहीं कर रहे बिकॉज ये नहीं है। क्यों नहीं है ऐसे सोचो, देखो अगर F12 है तो फोर्स कितना है हमारे पास में, दोनों का वैल्यू कितना है फोर्स का, G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। अब देखो अगर आपको A12 चाहिए, मतलब ये वाले का फोर्स चाहिए, तो इसका F बाय एम ए आ जाएगा। तो F बाय M1 करोगे तो कितना आएगा, G M2 बाय आर स्क्वायर। A21 निकालोगे, उसका फोर्स तो इतना ही है, फोर्स चेंज नहीं हुआ, राइट, फोर्स इक्वल है हमारे। तो G, लेकिन इसमें M2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये फर्स्ट का एक्सेलरेशन, ये सेकंड का एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट सेकंड के एक्सेलरेशन जो है सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, देखो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, क्या है, दोनों एक दूसरे की, हाँ दोनों एक दूसरे की वैल्यूज भी अलग है, इनकी वैल्यूज भी अलग है, तो ये कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। कोई कंफ्यूजन यहां तक, चलो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, आंसर तो ये सही है लेकिन इसको दो तरीके से बताऊंगा, एक न्यूमेरिकली बताऊंगा, एक थियोरेटिकली बताऊंगा। थियोरेटिकली इसलिए बताऊंगा कि यार इतनी मेहनत से सेंटर ऑफ मास सिखाया है तो फिर यूज किया जाए। फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास कितना है, नेट 0। अगर बॉडी के पास में नेट फोर्स 0 है तो क्या सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करता है, नहीं करता, ये तो हमने बोला ही है। If the external force on a body or a system of particle is 0, then the acceleration of the center of mass is also 0। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन इसका कितना है, A12, तो इसका मास हो जाएगा M1 इंटू A12 प्लस M2 इंटू A21 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा G M1 M2 बाय आर स्क्वायर, ये आएगा नेगेटिव G M1 M2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये और ये कट गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास आ गया 0। मैंने क्या बताया था, याद रखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला चैप्टर बहुत काम आएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां भी आपकी हेल्प बहुत करेगा, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी ना, क्यों, क्योंकि यार जब F नेट 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है, ये हम पढ़ गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से भी ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, यहां तक ये चीजें क्लियर है, तो हमको 1 2 3 आंसर आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर में क्या क्या है, ये एक गलत है, अभी तक गलत वाला मार्क कर लेते हैं, बाकी को ओपन रखते हैं। ये गलत है, ठीक है, ये और ये अभी तक सही है। ठीक है, v1 v2 इक्वल टू 0। अब v1 v2 इक्वल टू 0, इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है कि नहीं मुझे नहीं पता यार, मुझे क्या पता, हो सकता है दोनों बॉडी चल रही हो, तब ये बॉडी भी चल रही हो ये बॉडी भी चल रही हो, तो इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। जो चीज के बारे में आप नहीं बता सकते आप उसको मार्क नहीं कर सकते। तो दिस मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, मे बी करेक्ट, मे नॉट बी करेक्ट, तो इसको हम मार्क नहीं करेंगे बिकॉज ये करेक्ट है कि नहीं हम गारंटीड नहीं बता सकते।
बट सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी अभी सही है नहीं, ठीक है, सही है नहीं तो सही नहीं कर देंगे। हाँ, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। अब देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो कब होगी? So the net force on the body is zero. That means the velocity of the center mass is zero. Wrong. If the net force on the body is zero, then if the body was at rest, it will remain at rest. But if it was moving with a velocity, it will still move with a velocity. फिर से रिपीट करूं, न्यूटन सेकेंड लॉ, सॉरी न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनर्शिया। इनर्शिया क्या बोलता है कि यार अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे, और मोशन में थी तो अपना मोशन कंटिन्यू करेगी। अब मुझे क्योंकि ये नहीं पता है कि ये पहले रेस्ट पे थी, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे रहेगा। अगर 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 मुझे ये पता होता कि भाई सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे है, राइट, सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे है, तब मैं बोल सकता था कि यार सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गई है, तो नेट फोर्स जीरो होने की वजह से हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे है। नहीं समझा? फिर से बता दे रहा हूं एक बार, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है कि नहीं मुझे नहीं पता है, तो अगर फोर्स एक्सटर्नल जीरो है तो रेस्ट पे होगा तो एफ सी बीसीयूएम जीरो होगा, अगर मूविंग होगा तो कांस्टेंट होगा। अब मुझे ये नहीं पता है कि रेस्ट पे है कि मोशन में, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, कोई वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, तो जीरो तो नहीं बोल सकता। लेकिन अगर नेट फोर्स जीरो है तो मैंने क्या बोला, यार वीसीओएम जितनी वैल्यू से चल रहा था, वीसीओएम जितनी वैल्यू से चल रहा था, तो इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी ना। क्यों कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन इज जीरो। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जितनी चल रही होगी उसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा, जीरो होगी तो जीरो, जितने से चल रहा होगा तो उतने से ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रॉन्ग, ये हो गया हमारा राइट। बस बच गया लास्ट v1 v2 कांस्टेंट, ये तो बेसिक है यार भाई। ये इस पे फोर्स देखो, इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन जीरो है सेंटर मास का, इसका एक्सेलरेशन जीरो था नहीं ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन जीरो था नहीं ये एक्सेलरेट कर रहा है, अगर ये दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं तो v1 v2 कांस्टेंट कैसे हो सकता है? मुझे वेलोसिटी जानने की जरूरत ही नहीं है ना, अगर उसमें फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। देखो नेट सिस्टम का आइडिया अलग है और अकेले अकेले का अलग है, बस आपको ये समझना है। सीओएम जो है सेंटर ऑफ मास का जो कंसेप्ट है वो टोटल सिस्टम के लिए है, और अकेले अकेले की बात कर रहे हो तो फोर्स भी लग रहा है, एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के बाद में आपका ग्रेविटेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है फॉर एनी टू बॉडी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये करने के बाद में आपको ये चीज समझ जाती है कि ये वैल्यूज आपको कैसे डिसाइड होंगी फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू लर्न एवरीथिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड फोर्सेस। नाउ बिफोर कमिंग टू सुपरपोजिशन, मैं चाहता हूं कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो ब्लॉक्स थे, एक यहाँ पे 10 kg का था। अच्छा वैसे तो जैसे मैंने बोला कि ग्रेविटेशन जो है वो हमेशा बड़ी बड़ी जुपिटर वुपिटर के लिए लगता है, लेकिन हम उसको थियोरेटिकली हम अभी भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्मॉलर बॉडीज। तो स्मॉलर बॉडीज पे आप एक्सपेरिमेंटेशन के लिए अप्लाई करके और न्यूमेरिकल्स के लिए अप्लाई करके आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो इसलिए आप क्वेश्चन देखोगे तो छोटी बॉडी सॉरी छोटी बॉडीज पे आएगा, ठीक है ना। 10 kg का बॉडी था, एक यहाँ पे और एक बॉडी थी 5 kg, ठीक है। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, इसकी वेलोसिटी भी जीरो थी, इसकी वेलोसिटी भी। अब दोनों के तो इनका बीच का डिस्टेंस आप मान लो इंफिनिटी था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये नजदीक आने लगे ड्यू टू अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन की वजह से जब नजदीक आने लगे तो ये यहां तक पहुंचे और आपको 10 kg की वेलोसिटी मेजर करके मिली 2 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये है कि 5 kg वाले की वेलोसिटी कितनी है?
अभी जो पढ़ा है और सॉल्व किया है उसको अप्लाई करो। मैं आपको एक 2 मिनट दे रहा हूं, इसको ट्राई करो। अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो अभी मैं जब आंसर डिस्कस करूंगा तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। हो गया? नहीं हो गया तो वीडियो पॉज कर लेना, टाइम चाहिए तो। देखो, आइडिया ये है कि अगर ये दोनों रेस्ट पे थे तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि इस पे नेट फोर्स जीरो होता है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसकी वेलोसिटी जीरो, इसकी वेलोसिटी जीरो, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वेलोसिटी फाइनली और इनिशियली दोनों जीरो है। ठीक है, तो फाइनली जीरो है, ईसीएम फर्स्ट वाले केस से आ गया। और सेकंड वाले से कितना आ रहा है? 10 इंटू टू, ये जीरो है। 10 इंटू टू माइनस या प्लस ले लो 5 इंटू वी डिवाइडेड बाय 15, ये जीरो आ गया। तो जीरो इज इक्वल टू 20 प्लस 5v, तो वेलोसिटी आ गई -4 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 4 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां आ गया वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। यू कैन ऑल्सो सॉल्व द सेम क्वेश्चन यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज यहाँ पे क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। या आप सेंटर ऑफ मास से भी करके आए थे, इसलिए मैंने सेंटर ऑफ मास से आपको बता दिया। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट पे। तो दो चीजें कर चुके हैं, एक पार्ट बचा हुआ है, उसको फिनिश करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन क्या है कि अगर समझो हमारे पास एक मास है जिसके अराउंड 3 अलग अलग मासेस है, 3 के लिए बताऊंगा, n के लिए आप लगा सकते। ठीक है, ये कहता है कि ये m0 m1 m2 m3 है। ठीक है ना, ये वाला जो है ये इससे भी अट्रैक्ट, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा और इसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो मैं कैसे पता करूं कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है इसके? ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पहली चीज ये बोलता है कि नो मास इंटरफियर्स बिटवीन द फोर्स बिटवीन अदर टू मासेस। मतलब जब ये फोर्स लगाएगा तो ये दोनों इस फोर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। जब ये फोर्स लगाएगा तो ये दोनों इसके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, राइट। और जब ये फोर्स लगाएगा तो ये दोनों इसके बीच में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। अच्छी बात है ना, मैं तीनों अलग अलग फोर्सेस तो हमेशा निकाल सकता हूं भाई, तीनों फोर्सेस का फॉर्मूला है मेरे पास में, राइट। तो वो बोलता है यार अगर ऐसा है तो तुम एक काम कर सकते हो ना, एफ नेट निकालना है तो एफ नेट विल बी नथिंग बट वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। जीरो का मतलब जीरो पे 1 का फोर्स, जीरो पे 2 का फोर्स और जीरो पे 3 का फोर्स, तीनों फोर्स का वेक्टर निकालो और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या बोला इसने? ये जब फोर्स लगाएंगे ये इस पे नहीं मेहनत करेगा या ये भी नहीं करेगा, इस पे फोर्स लगेगा ये दोनों चुपचाप बैठे रहेंगे, ये जब फोर्स लगाएगा ये दोनों चुपचाप बैठे रहेंगे, तो एक दूसरे के फोर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। और अगर ऐसा है तो सबका इंडिविजुअल फोर्स निकालो, वेक्टर एडिशन करो, एफ नेट मिल गया। ये तो न्यूटन लॉ में सीख लिया था कि सारे फोर्सेस निकालोगे एफ नेट करोगे तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे क्यों लगा सकते हैं? इस कंडीशन की वजह से, सुपरपोजिशन कंडीशन। सुपरपोजिशन आप तब लगा सकते हो जब आपका एक फोर्स जो है वो बाकी सारे पार्टिकल्स की वजह से अफेक्ट नहीं हो। ठीक है, ये समझ गया, आपको वेक्टर एडिशन करना है ये भी समझ गया। अब सवाल देखो कैसा आएगा इस पे। सवाल कैसा आएगा? ठीक है, सवाल बहुत सिंपल आएगा, देखो। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका लेंथ जो है वो L, कि यहाँ पे एक मास m है, यहाँ पे एक मास m है, यहाँ पे एक मास m। इसका सवाल ये है सिंपल सा कि मुझे ये बताओ कि ये जो इधर मास रखा हुआ है इसको नाम दे देते हैं A B C। ये बोलता है मुझे F नेट ऑन C बताओ, C पे कितना नेट फोर्स है ये बताओ।
ठीक है, तो सिंपल बात ये बोलता है भाई पहले अकेले अकेले तो फोर्स निकाल लेते हैं। तो ये बोलता है कि सी का अगर एम पे फोर्स देख मतलब सी पे ए का फोर्स देखते हैं तो वो ऐसा अट्रैक्शन है, और सी पे बी का फोर्स देखते हैं तो वो ऐसा अट्रैक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं, तो एफ नेट वेक्टर विल बी एफ, कौन सा है, सी ए वेक्टर प्लस एफ सी बी वेक्टर। ठीक है, अब सी ए वेक्टर की बात करते हैं, तो सी ए वेक्टर जो है इनका वेक्टर एडिशन करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना। ये फोर्स कितना आएगा, एफ सी ए, एफ सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। इसकी कितनी हो जाएगी, एफ सी बी की, विच विल बी जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। कहां से आया, न्यूटन इक्वेशन से, ग्रेविटेशन से, है ना। इन दोनों का नेट निकालना है, वेक्टर एडिशन करना है। कितनी बार कर चुके, बहुत बार कर चुके। रूट ऑफ, देखो दोनों फोर्स इक्वल है, तो एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। तो ये आ गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि कॉस 60 हाफ होता है। तो ये आ गया आपको √3f, और f की वैल्यू कितनी है बच्चों, जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, √3 जी एम स्क्वायर बाय। ठीक है, सिंपल तरीका, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, इसी को करने का एक और तरीका है, एक और तरीका ये है कि अगर आप इसको ऐसे नहीं कर पाओ, आपको याद ही नहीं आए कि पैरेललोग्राम लगेगा, तो वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सी बी वेक्टर को देखते हैं, सी बी, तो एफ वेक्टर सी बी जो है वो है हमारा जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एंड इट इज इन द नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन, है ना। नेगेटिव आई कैप है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये एंगल जो है ये 60 डिग्री पे है, इससे ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं एफ सी ए वेक्टर निकालता हूं तो वो कितना आ जाता है, देखो जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इसकी वैल्यू है, इसका साइन 60 यहाँ है, कॉस 60 यहाँ है, इसका रेजोल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, तो माइनस जी एम स्क्वायर बाय, ये कॉस 60 हाफ हो जाएगा तो 2l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई कैप प्लस ऊपर की तरफ जा रहे हो तो जी एम स्क्वायर बाय √3/2 आ जाएगा, एल स्क्वायर साइन 60 है ना, जे कैप। ये सेकंड तरीका है कि आप उसके वेक्टर को निकाल लो, फिर वेक्टर को ऐड करके मॉड निकाल लेंगे। वेक्टर को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे डायरेक्टली तो आई कैप ऐड हो जाएगा, जे कैप ऐड हो जाएगा, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, -3 GM बाय 2l स्क्वायर। इसको ऐड करने को कोई है ही नहीं, गरीब है, छोड़ दो, प्लस √3 GM बाय एल स्क्वायर, ये आई कैप, ये जे कैप। इसका मॉड निकालना है, तो मॉड एफ नेट कैसे निकलेगा भाई, ये तो कांस्टेंट ही है, सॉरी कॉमन ही है, तो जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे 2 है। ये 2 एल स्क्वायर आ गया, -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो -3/2 का स्क्वायर आ जाएगा 9/4, प्लस ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये सॉल्व करके आ जाएगा आपको सेम। दोनों तरीके इसलिए सिखा दिए कि अगर दो वेक्टर से ज्यादा हो, देखो यार ये दो वेक्टर के लिए ये पैरेललोग्राम बहुत फटाफट आंसर है, फटफट आंसर देता है, लेकिन अगर दो वेक्टर से ज्यादा हो जाएंगे तो दो वेक्टर से ज्यादा होने पे आंसर नहीं निकलता। क्यों, क्योंकि यार फिर ये वाला फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, तो आपको फिर इसी वाले मेथड पे जाना पड़ेगा कि आप सारे वेक्टर्स निकाल लो रेजोल्यूशन करके, और वेक्टर्स निकालने के बाद में उसको सॉल्व कर लो। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये मेथड नहीं समझा या ये मेथड नहीं समझा कि क्या किया, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर पोजिशन अगर नहीं आएगा तो सिंपल क्वेश्चन रह जाएंगे, नेट फोर्स निकालने पूछेगा, आप निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम सुपर पोजिशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका एक सिंपल सा सवाल भी है, ऐसा सवाल देखो, कभी कभी आपको दिमाग चलाना चाहिए, हाथ कम चलाने चाहिए, पेन कम चलाना चाहिए, ये मैं बहुत कम बोलता हूँ, ज्यादातर मैं बोलता हूँ पेन चलाना चाहिए, लेकिन कभी कभी दिमाग भी चलाना चाहिए। इसके सेंटर पे एक मास है और ये सारे एम, और ये वाला स्मॉल एम, इसके स्क्वायर के सेंटर पे स्क्वायर है।
मेरा सवाल ये कि इसमें नेट फोर्स कितना हो। ठीक है, अब आपके पास एक तरीका तो है यार, सबका नेट फोर्स निकालोगे, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, और नेट फोर्स निकाल के आप बता दोगे कि यार कितना फोर्स आ रहा है। लेकिन नेट फोर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है इसमें। देखो क्यों, देखो सबका फोर्स जो है वो इस डिस्टेंस के डिपेंडेंट है, और अगर हम स्क्वायर में देखते हैं तो ये सिमेट्रिक है बिकॉज ये मिड पॉइंट है। मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू है, लेकिन तीनों चारों इक्वल है, मुझे पता है कि ये फोर्स जो है ये जी एम एम बाय आर स्क्वायर है, ये जी एम एम बाय आर स्क्वायर है, ये जी एम एम बाय आर स्क्वायर है, ये जी एम एम बाय आर स्क्वायर है। सारे फोर्सेस इक्वल है, तो ये वाला जो अट्रैक्शन है ये वाले अट्रैक्शन को कैंसिल कर देगा, और ये वाला अट्रैक्शन जो है वो ये वाले अट्रैक्शन को कैंसिल कर देगा। एफ नेट कितना आ गया आपको, 0। तो आपको हमेशा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूं ऐसा ही, 1 मिनट में सॉल्व होगा। देखो फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेंथ एल है, यहां पे हमारे पास में एक मास एम है, यहां पे हमारे पास एक मास एम है, यहां पे एक मास एम। ठीक है, इसके सेंटर पे एक मास एम का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इसने पूछा कि मेरे को ये बताओ कि नेट फोर्स ऑन दिस वन कितना है, ये वाला समझो ए बी सी डी ले लो। क्या निकालना है, एफ नेट ऑन डी। अब आप सारे फोर्सेस निकालते बैठोगे, सॉल्व करते बैठोगे, बट देखो ये डिस्टेंस इक्वल जी एम स्क्वायर बाय जी एम स्क्वायर, फोर्स इक्वल, ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, बस यही फोर्स है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, जी एम एम बाय ये डिस्टेंस इक्विलैटरल में कितना होता है, √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4GM²/3L²। हो गया ना 1 मिनट में। सो दोनों चीज को कंबाइन करो, अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को वेक्टर्स की, लेकिन आप उसको तभी फॉर्मूला में लगाओ जब आपको जरूरत हो। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो ये एक बार में भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने सारी चीजें जो आज डिस्कस करनी थी वो कवर कर ली हैं। अगर इसमें कोई भी चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो अगले लेक्चर्स में पिक कर लूंगा। ठीक है, मैंने सारे जो पॉइंट्स है विद क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए हैं। हमने ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट फिनिश कर लिया है जो फोर्स से डील करता है। अगला वीडियो जो आएगा वो टॉक का मतलब वो बेसिकली इस बारे में बात करेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, फील्ड कैसे एक्ट करती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और हम फील्ड को अपने एप्लीकेशन में कैसे लाते हैं डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो अगले वीडियो का वेट कीजिए, तब तक इसको रिवाइज करके प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।